हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का सेट नंबर 7 है। 2023 का ये पेपर है। आपको हमारे चैनल जीरो टू जीनियस 2 में स्वागत है। चलिए इसमें हम देखते हैं, ये हमारा पेपर जिसमें हमारा दिया है नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि प्रथम प्रश्न पत्र में जो निर्देश था वही निर्देश आपका यहाँ रहेगा। तो आते हैं हम पहला क्वेश्चन। खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² है -6x + 4 = 0 का विविक्तिकर होगा। इसका आपको विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ और ले लेंगे। तो हमारा समीकरण है 3x² - 6x + 4 = 0, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान यहाँ से पाएंगे -6 होगा, स्क्वायर बन जाएगा 4 × a का मान 3 मिलेगा, c का मान यहाँ से 4 मिल जाएगा। ये बन गया 36, 4 × 12 और 12 × 4 = 48 बन जाएगा। घटा देंगे इसमें से तो माइनस मिलेगा, और यहाँ 2 और 1 तो -12 बनेगा, और -12 हमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दे दिया है कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, y के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 और बराबर 6 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3x = 6, 3 दूनी 6, तो x का मान 2 मिलेगा, y का मान 0 दिया गया है, तो 2 और 0 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं 3 नंबर। यदि बिंदुओं a-2 4 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु α/8 और 4 हो तो अल्फ़ा का मान आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है xy = x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो x1 का मान यहाँ से आएंगे तो -4 मिलेगा, प्लस x2 का मान यहाँ से 5 मिलेगा और /2 हो जाएगा। इसी तरह से अगला, लेकिन हमें केवल इसका मान ज्ञात करना है। तो हम α/8 ये हमारा x का मान है और यही मान हमें यहाँ लेना है। तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 4 आएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो अल्फ़ा बराबर आपको 4 मिल जाएगा, और 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 4 नंबर स्टार लगा है, इसका मतलब है इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा, आपके सिलेबस से इसे हटा दिया गया है। 5 नंबर है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 बचते हैं। तो इसका मतलब इससे अगर हम विभाजित करेंगे तो ये 8 आएगा, तो इसमें से 8 हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 15 में से 8 7, 1 1 117 पहली संख्या बनी। दूसरे का शेषफल 5 है, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो ये 65 बच जाएगा। और दोनों का बड़ी से बड़ी माने महत्तम निकालना है, तो दोनों संख्याओं का हम महत्तम निकालेंगे, या तो देखेंगे किस संख्या से ये कट जाएगी। तो 15 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई 7 है, इसमें 5 है। 13 से भाग दे देंगे, 13 9 117 और 13 5 65, दोनों के ये 13 काट दे रहा है, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगर दोनों का हम HCF निकालेंगे तो यही आपको 13 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 2 है तो आपको यानी यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। k का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर होगा, प्लस k × 2 बन जाएगा, -6 = 0 होगा।
तो 2 दूनी 4 प्लस 2k और -6 बराबर 0। इसमें से ये घटेगा तो 2k - 2 बराबर 0 बन जाएगा। और k बराबर निकालेंगे तो पहले तो हम 2 को ले जाएंगे प्लस, और k बराबर 2/2 होगा, भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 नंबर में भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यह भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा, आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया है। अब 8 नंबर ले लेते हैं। दिया है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा और थीटा का मान कह रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर है कास थीटा। अगर हम कास थीटा से दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो राइट में कास कास कट के 1 आएगा, इधर बन जाएगा टैन थीटा बराबर 1 होगा और टैन 45 अंश हो जाएगा। तो टैन टैन इक्वल है, इसका मतलब थीटा बराबर आपको 45 अंश मिलेगा और 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में 144 का खंड 12 बरहम में 144 होता है। अब इसका खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, अगला 12 का भी 2 दूनी 4 तिहाई 12, या जैसे आप इस तरह से 144 का खंड करके निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 2 की घात 4 होगी, और 3 दो जगह है तो 3 की घात 2 होगी। कहा है घातों का योगफल, इसका मतलब 4 + 2 जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और 6 हमें ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा और यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चूँकि आपकी परीक्षा नज़दीक है इसलिए आपका स्पीड से पढ़ाया जा रहा है। पीछे के अंसाल पेपर 2024 के 7 सेट और 2023 के 6 सेट डाले गए हैं, जिसमें ये स्पीड कम है। अगर वह आप न देखे हों, जिन बच्चों को न समझ में आ रहा हो, पहले उसे आप देख लीजिए, फिर इसको आप देखेंगे तो इसमें स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करा बिंदु -3 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब यक्ष का मान, और यक्ष का मान -3 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 में स्टार लगा है, ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो 12 क्या दिया है, इसको हम लेते हैं कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माने हमें यहाँ समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम करते क्या हैं, एक और यहाँ बनाते हैं मध्यमान। एक चार्ट में मध्यमान बनता है, दोनों जोड़कर 2 का भाग देते हैं 5, दोनों जोड़ेंगे 30 का आधा 15, अगले में 25, इसी तरह से ये 35 आएगा, और इसका मध्यमान निकालेंगे तो ये 45 बन जाएगा। ये हमारा कहलाता है यक्स और ये होता है यफ, और दोनों का हम गुणा करते हैं तो यफ यक्स होता है। तो गुणा 5 × 5 = 25 आ जाएगा, फिर 15 × 6 = 90 मिल जाएगा, अगला 25 × 5 = 125 हो जाएगा, फिर अगला आएंगे 35 यहाँ 105 बन जाएगा, फिर अगला आ जाएंगे 45 × 1 = 45 मिल जाएगा। चूँकि हमारा सूत्र होता है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ यक्स अपान एन होता है। तो सिग्मा एफ यक्स का मान हम निकाल रहे हैं, एन का मान टोटल जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, और 16 × 3 = 19, 19 × 1 = 20 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो n है इसका मान हमें 20 मिल जाएगा। अब 5 × 5 = 10, 15, 15 × 5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 × 2 = 6, 1 × 7, 2 × 9, 9 × 18, 2 × 20 की 0 हासिल 2, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4 मिल जाएगा। नीचे हमारा 20 दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, यानी हमारा 20 आंसर आ जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए, 5 × 5 = 25 हो गया, 15 × 6 = 90 मिला, 25 × 5 = 125 मिला, और 35 × 1 = 35 यहाँ 3 × 5 = 15, और 3 × 3 = 9, 1 10 मिला, फिर 45 × 1 = 45 हो गया। टोटल जोड़ के भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि 3 काट थीटा बराबर 4 हो तो कासेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो 3 काट थीटा बराबर 4 दिया है, काट थीटा बराबर निकालेंगे तो 3 का भाग हो जाएगा, और अगर इसको हम tan में बदलते हैं तो ये पलटी मारेगा, 3/4 होगा। इससे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये थीटा होगा, इसके सामने की भुजा लंब होगी, tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान 3, आधार का मान 4। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, 25 का वर्गमूल 5 बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया है यहाँ कासेक थीटा का मान। तो कासेक थीटा अगर हम निकालेंगे तो कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, चूँकि साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब होगा, और कर्ण का मान आपको 5 मिला, और थीटा के सामने की भुजा लंब है, इसका मान 3 बना, तो 5/3, और 5/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, 2 गोला है जिनके आयतन के अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अगर हम गोले का आयतन लेते हैं तो V1/V2 बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब बन जाएगा। तो 4/3 पाई ये पूरा कटेगा, और इसका मान उसने 27/64 दे दिया है। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो R1/R2 27 का 3 और 64 का 4 चौक 16 चौका 64, 3:4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल S1/S2 होता है तो 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 पाई से कैंसिल होगा, R1/R2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और R1/R2 का मान 3/4 है, होल स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 4 चौक 100 यानी 16 बन जाएगा। तो 9:16 और 9:16 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 15 नंबर 15। क्या दिया है, यदि कुल प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः, तो पहला मान हमारा बहुलक का दे दिया है, दूसरा हमारा मान जो दिया है वो माध्य है यानी समांतर माध्य है। तो आपसे माध्यिका पूछ रहा है, तो हमारा जो सूत्र होता है वह होता है बहुलक। बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक माने माध्यिका, और -2 गुणे माध्य, माध्य माने समांतर माध्य। तो बहुलक का मान उसने दिया है 45, तो यहाँ रखेंगे 45। 3 गुणे माध्यक, माध्यक माने वही माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका, और -2 गुणे माध्य, माध्य का 27 दिया है। तो 27 दूना 54 हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा जुड़ जाएगा, 54 जोड़ेंगे तो 99 आएगा, और ये 99 3 माध्यिका के बराबर है। तो ये 3 माध्यिका हो गई, 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो हमारा 33 आ जाएगा, और 33 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्या दिया है। 16 नंबर कह रहा है समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। अब इसका हमें गुणनखंड करके इसका मूल निकालना है। तो हमारे पास है x² - 2x + 1 = 0, ये है a² + b² - 2ab यानी a - b का होल स्क्वायर है। तो अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो x - 1 = 0, इससे मान निकालेंगे तो x बराबर +1 बन जाएगा। चूँकि 2 घात है तो 2 मान मिलेंगे, दोनों सेम है, इसका मतलब दूसरा मान भी 1 आएगा। तो हमारा आंसर 1 1 बनेगा, और 1 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर दिया है कि यह 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आएंगे समांतर माध्य यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों, वर्ग में न बधे हों, तो सभी को जोड़ेंगे, अर्थात x बार बराबर होता है सिग्मा x/n। सिग्मा x का मतलब टोटल जोड़ लिया जाएगा। तो 13, 7, 20, 20, 40 और 17,
10 50 7 57 बन जाएगा। और आगे आपके पास 3 यक्ष है। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 का भाग दे देंगे और ये समांतर माध्य आएगा और इसका मान 18 दे दिया गया है। तो तेरिया गुणा करेंगे, 18 × 90 होगा, 57 ले जाके घटा देंगे तो 3 यक्ष बराबर 90 - 57 होगा। 10 में से 7 3 आएगा और 8 में से 5 3 आएगा। ये 3 यक्ष था, 3 से भाग दे देंगे तो 11 बन जाएगा। और 11 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट अगला 18 नंबर हम ले लेते हैं। तो 18 में क्या दिया है, कह रहा है कि 3/x है -2x है बराबर 2/x है का हल है। माने इसमें से निकालना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो पहले हम तेरिया गुणा करेंगे, 3 - 2x² और पूरे के बटे x बराबर 2/x बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ तो यक्स नीचे अगर हम चाहें तो काट दें, नहीं काटेंगे तो ये गुणा करके एक मान और मिलेगा तो एक यक्स का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 रखते हैं तो नीचे 0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है, ये जाएगा तो प्लस होगा, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मिला 3 - 2 बराबर हो जाएगा 2x²। तो आगे हम घटाएंगे तो 1 बराबर 2x² होगा, x² बराबर 1/2 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे वर्गमूल तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल करनी में 2 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा +-1/2 और +-1/2 यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं 19 नंबर में भी स्टार लगा हुआ है, तो इस वर्ष की परीक्षा में ये बोर्ड से हटाया गया है सिलेबस, और ये भी हमारा 20 में भी यहाँ स्टार लगा है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये भी नहीं आएगा। अगला हम आ जाते हैं, अब हमारा जो प्रश्न स्टार्ट होता है 2-2 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा यानी ये हमारे खंड ब का है। तो खंड ब में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क हमारा दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल में हम लिखते हैं तो यहाँ हम हल में लिखेंगे कि माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर करणी में 2 परिमेय है तो करणी में 2 बराबर a/b होगा, जहाँ हमारा ab लिखेंगे कि जहाँ ab सहअभाज्य पूर्णांक तथा b ≠ 0 होगा। यानी a और b दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अर्थात इसका महसा 1 आएगा। दूसरा नंबर, ये दोनों पूर्णांक हैं और b यानी चूंकि 0 भी पूर्णांक होता है तो लेकिन 0 जो है वह b का मान 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा करणी में 2b, आगे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इतना लिखना है। तो वर्ग करेंगे तो a² बराबर होगा 2b²। अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ हमें क्या मिलेगा कि हम देख रहे हैं 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें इसका गुणा है, b पूर्णांक है और 2 इसमें कॉमन है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो पूरी संख्या का मतलब a²। तो आगे हम लिखेंगे चूँकि a² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटेगा, इसलिए a भी 2 से कटेगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ आपने कह दिया ये 2 से कटेगा, इसका मतलब अब हम यहाँ मानेंगे कि पुनः माना a बराबर कुछ ले लेंगे, चूँकि 2 से कटने वाला है तो 2 के ले लेंगे। तो आगे हम लिख देंगे जहाँ k एक पूर्णांक है, k हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। अगर k हमारा पूर्णांक है तो a बराबर 2k हम यहाँ रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और समीकरण 1 में हम a बराबर 2k रखेंगे तो यहाँ बनेगा 2k,
स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो 2k स्क्वायर यानी b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर बना। आपने कहा कि k एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये पूर्णांक है तो इसमें 2 कॉमन है, तो ये पूरी संख्या 2 से कट रही है क्योंकि 2 कॉमन है। तो ये पूरी संख्या किसका मान है? b स्क्वायर का। तो आगे हम लिखेंगे कि चूँकि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए हमारा b भी 2 से विभाज्य होगा। यानी आपके कहने का अर्थ है कि ये वाला समीकरण ऊपर आपने कहा a 2 से विभाज्य है, यहाँ आपने कहा b 2 से विभाज्य है, तो इसको हम समीकरण 2 और इसको हम 3 बना लेंगे। तो समीकरण 2 और 3 दोनों कह रहा है कि 2 2 से दोनों कटेंगे, अर्थात दोनों में 2 कॉमन है। लेकिन आपने ऊपर क्या माना था? आपने ऊपर कहा था कि ये भी सह अभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य नहीं मिला, उल्टा हो गया। तो हम कहेंगे क्या कि विरोधाभास, उल्टा का मतलब विरोधाभास। तो आगे हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 2 व 3 से विरोधाभास के कारण उल्टा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको परिमेय माना था, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा अपरिमेय। विरोधाभास के कारण करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। या तो कहिए अपरिमेय संख्या है या तो आप कहिए परिमेय संख्या नहीं है। तो आगे हम लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी खंड ब के प्रश्नोत्तर 1 का एक है, जिसमें हल में क्या मिलेगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 अंश, tan P बराबर 1 करणी में 3 हो तो sin P cos R cos P sin R का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और उसने दिया है यहाँ Q रखना है क्योंकि Q का मान उसने 90 कहा। अब एक जगह हम P लिख देंगे, एक जगह R लिख देंगे, चाहे जिसको जहाँ लिख सकते हैं। यहाँ चाहे तो हम P लिख दें तो यहाँ हमें R लिखना पड़ेगा। तो आगे आ जाएंगे तो उसने दिया है कि tan P बराबर 1 करणी में 3 है। इससे चाहे त्रिभुज बनाइए, और अगर त्रिभुज बनाएंगे तो हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान ये P है, तो P के सामने की भुजाएं लंब हो जाएगी 1 और आधार हो जाएगा नीचे करणी में 3। इसका मान हम निकाल लेंगे। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे। या हम चाहें तो एक प्रक्रिया, चूँकि ये मान हमें मालूम है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30। तो tan इक्वल है तो P बराबर हमारा 30 अंश आएगा। इससे भी हम लगा सकते हैं, इसको 30 अंश कर देंगे, ये 90 है तो ये हमारा 60 अंश बन जाएगा। दोनों में से चाहे आप ये 1 2 3 करणी में 3 वाला ये मान लेके हल करिए अथवा कोण से। अगर हम ये मान लेके हल करेंगे तो अब हम उतारेंगे क्या, sin P इंटू कास R प्लस कास P इंटू साइन R, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कोण हो गया तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान 1 कर्ण का मान 2 गुणे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन ये R है तो R ये है। R के सामने की भुजा जो होगी अब ये लंब बन जाएगी, आधार ये बन जाएगा, कर्ण यही रहेगा। तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, प्लस कास P, तो ये कोण है P के सामने की भुजा लंब होगी तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान करणी में 3 और कर्ण का मान 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मान भी निकालेंगे तो करणी में 3/2 आएगा। तो यहाँ मिला ऊपर 1 गुणे 1 बराबर 1 और 2 दूनी 4, करणी में 3 3 हो गया बटे 2 दूनी 4।
तो ऊपर जोड़ दिए तो 4/4, काट दिए तो 1 आ गया। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा इसका मान 1 आ जाएगा। अथवा हम चाहें तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लगा सकते थे, P बराबर 30 अंश और R बराबर 60 अंश। तो ये बन जाता हमारा sin 30 cos 60 प्लस यहाँ आएंगे P बराबर 30 तो cos 30 और sin 60 लिख देंगे। अब सभी मान रख करके हल करेंगे तो इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान कर्णिम 3/2 और इसका मान भी कर्णिम 3/2। तो यहाँ 1 1 का 1/2 दूनी 4, कर्णिम 3 3 3 हो गया और 4 यानी ऊपर जुड़ा तो 4/4 काट दिए तो 1, माने आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या दिया है कि द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे और इसका मूल हम ज्ञात करेंगे, हल करके निकालेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या है, हल ज़्यादा हम विस्तार से यहाँ नहीं बता रहे हैं क्योंकि पीछे आपका वीडियो डाला गया है, वहाँ से आप जा कर के पीछे के लेक्चर को देख लीजिए। अंशाल्व की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें टोटल अंशाल्व के ही आपके वीडियो डाले गए हैं, वहाँ से आप देखिए, फिर इसको आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये है 4x² + 3x है + 5 बराबर 0 है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो 5 चौक 20 है, ऐसा गुणनखंड करेंगे ये 3 आ जाए तो 20 के खंड में नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसकी ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर 4 मिलेगा, b बराबर यहाँ से आएंगे 3 मिलेगा, c बराबर यहाँ से आएंगे तो 5 मिल जाएगा। अब पहले हम विविक्तिकर d निकालते हैं तो विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac होता है। तो b का मान हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर और -4, a माने 4, c माने 5। तो यहाँ मिला 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 25 80, माइनस में मिल गया। तो माइनस यहाँ ज़्यादा है, इसमें से घटाएंगे तो 71 आएगा। चूँकि इसका मान माइनस वैल्यू मिल गई, इसका मतलब जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। आगे हम लिख देंगे कि चूँकि विविक्तकर d का मान ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है या निगेटिव वैल्यू है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। या तो कहिए काल्पनिक, या तो अधिक कल्पित, या तो कहिए वास्तविक नहीं होंगे। तो समीकरण के मूल या तो लिखिए काल्पनिक होंगे, या तो लिखिए वास्तविक नहीं होंगे, या तो आपके अधिकल्पित होंगे। तो आगे आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर 1 का ही ये घ है और ये हमारा ये अभी प्रश्नोत्तर 1 जो चल रहा है सभी 2-2 अंक के आपके परीक्षा में आते हैं। बिंदुओं A 2-2, B 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखाखंड की लंबाई का मतलब कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हमारा एक बिंदु बनेगा 2-2, B दूसरा बिंदु बनेगा 3 7, पहला x1 y1 और ये x2 y2 बन गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान हम आएंगे तो यहाँ से 2 और माइनस x2 का मान 3 हो गया, प्लस y1 का मान -2 और y2 का मान -7 हो गया। तो यहाँ क्या मिला, इसमें से इसको घटा दिए तो -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आ जाएगा। फिर आगे आएंगे, दोनों 7 2 9 हो गया और चूंकि ये दोनों माइनस है लेकिन वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 और 1 मिला के करणी में 82 आ जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। आगे हम मात्रक लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्नोत्तर 1 का घ जो आपका 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं अंग। अंग में स्टार लगा है, इसका मतलब है कि यह इस वर्ष की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा।
आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। आगे हम आएंगे तो च ले लेते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य। अब यहाँ पर हम आएंगे, एक है वर्ग अंतराल और दूसरे में हमारी है बारंबारता, तीसरा में आता है मध्यमान, ये हमें नया बनाना पड़ता है और इसी को हम यक्ष कहते हैं। पहले आइए इतना ले लेते हैं, तो ये बना 10 से 25, 25 से 40 हो गया और 40 से 55 मिला, फिर 55 से 70 मिला, फिर 70 से 85 दिया है और 85 से लास्ट में 100 दे दिया है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी जो बारंबारता है वह पहले का 2, दूसरे का हमारा दे दिया है 3, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 6, इतना मान तो उसने दिया है। अब इसमें जो मान आता है दोनों जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो 10 + 25 बटे 2 35 और 35 बटे 2 यानी 17.5, तो 17.5 आ जाएगा। फिर अगला इसी तरह से आएंगे तो ये बन जाएगा 20 और 25 मिला के 65 बटे 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 32.5 आएगा। अब 15 हम जोड़ते जाएंगे तो आगे हमें मिल जाएगा। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 0.5 और 7 यानी 5 जोड़ देंगे, चूँकि 15 आपको जोड़ना है तो 5 2 7 मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10.5, 7 5 12 की 2 हासिल 1, उसके बाद 4 1 5 1 6 हो जाएगा। फिर 15 जोड़ देंगे तो 10.5, 5 2 7 और 7 बन जाएगा। फिर अगला आएंगे 15 फिर जोड़ेंगे तो बनेगा 7 5 12 की 2 और 7 1 8 1 9 बन जाएगा। दोनों चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 185 और 2 का भाग 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 5 10 यानी आपका सही है। अब अगला काम है कि अगर हम डायरेक्ट गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लघु विधि लगाएंगे और लघु विधि में हमारा एक डी होता है, डी बराबर हमारा होता है यक्स माइनस ए और अपान हम चाहें तो इसमें से जो संख्या दी गई है उसी में से एक जो इनका अंतर है, जैसे अंतर 15 आया है तो 15 ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले तो हम इसी में से किसी एक को ए मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 दिया गया है तो 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे और इसी को ए मान लेंगे। तो 47.5 को हमने ए माना। तो हम आगे आएंगे तो 47.5 में पहला वाला यानी 17.5 में ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10.5 में से 5 0 हो गया और 7 में से 7 0 मिला। फिर इसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 30 मिलेगा लेकिन माइनस में, तो यहाँ घटाने पर -30 मिला। लेकिन अभी हमें 15 का भाग देना है तो 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -15 आएगा, क्योंकि 15 हमने जोड़ा था और -15 में 15 का भाग दे देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा कितना, -1। अगला इसी तरह से 0 मिलेगा, इसमें +1 आएगा, इसमें घटाएंगे तो +2 आएगा और इसमें हमारा +3 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस एफ वाले का इसमें गुणा करना है, तो हमारा एक और बनेगा FD। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे FD माने इसका गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4 -4, 3 1 का 3 -3, फिर 7 का गुणा 0 में 0, फिर 6 का गुणा 1 में 6, फिर 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, फिर 6 का गुणा 3 में 6 3 18 बना। ये प्लस है इनको आपस में, तो 18 12 आपको 30 36 बना, ये +36 और यहाँ जोड़ लेंगे तो -4 3 7 बना। घटा देंगे तो प्लस वाला ज़्यादा है, इसमें से घटेगा तो 29 आ जाएगा। अब हमारा जो सूत्र होगा समांतर माध्य का, ये लघु विधि है, तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है a + सिग्मा
एफ डी और अपान में n होता है इंटू एच होता है। जिस एच का हमने भाग दिया था, यहाँ एच था, यही एच था, जिस एच का हमने भाग दिया था फिर से उसी का गुणा करना होगा। तो ये मिल गया ए। अब ए का मान हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 47.5 हो जाएगा। और सिग्मा एफ डी का मान हमने पाया है 29, और आगे आ जाएंगे तो गुणे एच, एच का मान हमारा 15, इसमें से जो घटाएंगे वही आएगा, वही एच होगा। और अपान एन, और एन का मान का मतलब ये टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ एन मिलेगा। 6 त्रिक 18, 2 20, 7 27, 3 30 हो जाएगा। तो हम 30 लिख देंगे। अब 15 दूना 30, 2 का भाग दे देंगे तो 47.5 और प्लस 2 का भाग इसमें तो 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 5 10, यानी 14.5। अब हम जोड़ लेंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 की 2 हासिल 1, फिर 4 1 5 1 6, तो आपका आंसर 62 बन जाएगा और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये तो था हमारा माध्य या समांतर माध्य, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का च था, और ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। ये सब आपके इधर की रफ हैं। आगे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला प्रश्न अब हमारा ये 4 नंबर के अब आएंगे। ये जितने प्रश्न आएंगे अब ये 4 नंबर के होंगे। तो करा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब इसमें से किसी हमें 5 को ही लगाना है, कुल 6 आपके पास आएगा, जिसमें हम कर लेते हैं। तो पहला आते हैं हल। हल में क्या मिलेगा, क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 0 के 2 रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या है, x + 2y - 4 = 0। दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। अब ये 2 रेल की पटरी होगी तो इसका मतलब दोनों समांतर रेखाएं होंगी। अगर समांतर हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों रेल की पटरी होगी, और अगर रेल की पटरी मिल जाएगी तो ज्यामिति विधि से इसे हमें व्यक्त करना है, यानी इसका ग्राफ भी खींचना है। तो आइए पहले चेक करें रेल की पटरी है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले के समीकरण की तुलना a1x b1y और प्लस c1 = 0 से, और दूसरे समीकरण की तुलना a2x b2y और प्लस c2 = 0 से करते हैं। तो आइए हम लिखेंगे, इसको समीकरण 1 बनाएंगे, इसको 2 बना देंगे, और नीचे लिख देंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। तो a1 का मान आपको 1, और यहाँ आ जाएंगे a2 का मान यहाँ से मिल जाएगा, तो हम a1/a2 निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला। फिर इसी तरह से आएंगे हम b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का मान यहाँ से 2 मिलेगा और b2 का मान यहाँ से 4 मिलेगा। तो काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। चूँकि ये दोनों बराबर हो गए तो अब हमें c1/c2 का भी मान निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम c1/c2 का मान न ज्ञात करते। तो c1 का मान यहाँ से मिलेगा -4 और c2 का मान यहाँ से मिल जाएगा -12। ये से कैंसिल होगा, 4 1 का 4, 4 3 12। तो यहाँ पर क्या मिला, 1/2 मिला। यहाँ क्या मिला, 1/2 मिला। लेकिन ये क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। तो a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, और इस कंडीशन को कहा जाता है समांतर रेखा निरूपित करेगी। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, चूँकि a1/a2 ये बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए समीकरण यानी दोनों समीकरण की रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर होंगे।
और समांतर हो गया, तो इसका मतलब रेल की पटरी बन गई। और रेल की पटरी बन गई तब आपको अब हल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। इसका मतलब हो गया इन दोनों समीकरणों को हल करके और हमें ग्राफ खींचना है। तो आइए अब हम हल करने पर आते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं अब समीकरण 1। समीकरण 1 है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आएंगे तो x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा प्लस होगा और ये जाएगा तो माइनस होगा, साइड चेंज हुआ। अब यहाँ पर हम दो मान हल करेंगे x और y के। y का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 चाहे जो रखिए और x का मान निकालिए। इसी तरह से चाहे जो मान रख सकते हैं, तो y बराबर हम 0 ले लेते हैं। अब हम x का मान निकालेंगे तो 4 माइनस 2 गुणे 0, ये तो 0 हो गया, तो बचा 4 माइनस 0 यानी 4 मिल गया। इसी तरह से एक मान और हल करेंगे, तो आइए एक मान और ले लिया जाए। यानी एक मान हमें क्या मिला, यहाँ पर x का मान 4 आया और y का मान हमने 0 लिया था। एक और ले लेंगे तो y बराबर मान लीजिए एक आपने ले लिया, तो x बराबर इसी में रखेंगे। इसी में आगे 1, 2 बनाए थे, इसको हम 3 बना लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 1, तो 4 माइनस 2 घटा दिए तो 2, तो x का मान पहले और y का मान बाद में, तो हमारा 2 मान मिल चुका है। इसी तरह से हमें क्या करना है, समीकरण 2 का भी 2 मान ज्ञात करना है। अब हम आगे आएंगे और समीकरण 2 ले लेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, इसको चलते हैं तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 है। इसको भी पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अब 2 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों में से चाहें तो हम 4 कामन ले लें, 4 तिहाई और 4 एक्का 4 यानी 1y, और x बराबर निकालना है तो 2 का भाग, तो 2 दूनी 4, 2 बाहर और 3 माइनस 1 हो गया y, 3 माइनस 1y या 3 माइनस y हो गया। इसमें भी वही काम करना है, 2 मान इसमें रखना है और 2 मान x के निकालने हैं। तो ये x बराबर था, तो y बराबर मान लीजिए आपने पहला मान ले लिया 0 पर, चाहे जो मान आप रख सकते हैं। तो y बराबर आपने 0 रखा, तो x बराबर 2, 3 माइनस 0 यानी मिला 2 गुणे 3 अर्थात 6 आया। तो x का मान क्या मिला, x का मान 6 और y हमने 0 माना हुआ था। एक मान और लेना है, तो y बराबर मान लीजिए इसी में हमने 1 ले लिया, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 2, 3 माइनस 1, तो ये बना 2, 3 में से 1 घटा दिए तो 2 आया और 2 दूनी 4 आ गया। x का मान 4, y का मान 1, तो 4 और 1 बन गया। अब हमारे पास दोनों समीकरण के 2 मान मिल चुके हैं। अब इसी से हमें ग्राफ खींचना है, तो आइए अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा यानी पतला कर लेते हैं। तो हमारे पास ग्राफ, अगर ये परीक्षा में आएगा प्रश्न तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, इस प्रश्न के साथ आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास तो पेपर है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी में काट के बनाएंगे। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, इधर प्लस होता है और इधर आपका माइनस होता है। आइए इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिला इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो गया। अब बराबर बराबर भाग में वहाँ ग्राफ पेपर बटा हुआ होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर भाग में इसको बांट दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा y एक्सिस पर भी इक्वल इक्वल पार्ट में इसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा बन गया। अब हमारे पास जो पहला समीकरण था वो 4, 0 था, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो पहला मान x का है 4, तो 1, 2, 3, 4,
तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4। और x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, तो पहला जो निर्देशांक बना यहाँ का कोऑर्डिनेट वो 4 और 0 बन गया। अब x का मान 2, तो 1 और 2 यहाँ 2 हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 मिल गया, ये हमारा 2 है। और y का मान 1 प्लस ये भी है तो ऊपर होगा, तो 1 यहाँ मिलेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ काटेंगे। अब इन दोनों से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो रेखा हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी। हमारा पहला ग्राफ बन चुका है और इस ग्राफ का हम नाम डाल देंगे x + 2y - 4। x + 2y - 4 बराबर 0। दूसरा एक और है, 6 और 0, x का मान 6 है, y का मान 0 है, प्लस 6 है, इसका मतलब x का मान इधर ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मान मिला। फिर आगे आ जाएंगे, y का मान 0, चूंकि x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, इसका मतलब ये जो मान आपने पाया वही मान है, पहला वाला। दूसरा 4 और 0, 4 और 1, तो x का मान 4 कहाँ से मिलेगा, 1 2 3 4, यही 4 है। और y का मान 1, 1 का मतलब इसको हम आगे बढ़ाएं, यही 1 है। और इन दोनों को यहाँ मिला दिए तो एक बिंदु यहाँ मिल गया। इससे भी हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो हम देखेंगे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अर्थात ये रेल की पटरी बन चुकी है। तो दूसरा समीकरण हम यहाँ लिखेंगे, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x + 4y और -12 बराबर 0। तो ये उसने जो कहा था, ज्यामितीय रूप में इसको निरूपित कीजिए, तो हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो बना हुआ है ये रेल की पटरी बन चुकी है। तो यही इसका था ज्यामितीय रूप, और इसने कहा था कि इन दोनों को हल करके ज्यामितीय रूप में आपको प्रदर्शित करना है, तो आपका ज्यामितीय रूप में यही आपका ग्राफ बन जाएगा। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में 4 अंक का आएगा। अच्छा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। चूँकि ये पेपर बहुत कम ही आप पाएंगे ग्राफ वाला जो आपको बताया गया होगा, यहाँ पर हमने आपको पूरा एक तरफ से समझा दिया है, बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं कि अगला, तो ये भी हमारा क्वेश्चन 4 अंक का आएगा, ये 4 अंक का है। तो यहाँ पर दिया है ख, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय माने कमाई, ये आय माने कमाई, तथा उनके खर्चों का अनुपात, यानी ये खर्चा कर दिए हैं, ये खर्च है, व्यय है, करा यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह, यहाँ पर दे दिया है 2000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति बचाता है, तो जितना कमाएगा उसमें से खर्चा वाला घटा देंगे तो बचत मिल जाएगी, और बराबर 2000 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया है इसी से माना जाएगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, जो अनुपात दिया है, एक को 9x दूसरे को 7x। अब इसमें दूसरा कुछ मानेंगे क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम 4y और अगला 3y मान लेंगे। यानी पहला व्यक्ति जो था 9x कमाया और 4y खर्चा कर दिया, तो 9x में से 4y घटा देंगे और बराबर 2000 रुपया कह रहा है, बचा रहा है, तो बराबर 2000 लिख देंगे। दूसरे ने 7x कमाया और 3y खर्चा किया, तो 7x में से 3y घटाएंगे और यही बराबर हम 2000 रुपये लिख देंगे। लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा कि माना 2 व्यक्ति जिनकी आय 9x तथा 7x है, तथा उनका खर्च 4y व 3y है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आएंगे तो हमें क्या करना होगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न क्या कहा कि 9x कमाया और 4y खर्चा किया, तो कमाई में से खर्चा वाला घटा देंगे तो बचत बनेगी, और बचत हमारी कितने की है, 2000 रुपये की है। इसी तरह से अगले व्यक्ति ने 7x कमाया और 3y उसने खर्चा कर दिया, और बचत कितने की हो गई, 2000, क्योंकि उसने कहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, माने दोनों 2000 रुपये बचा रहे हैं, तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2।
अब इसी दोनों समीकरण को हल करके हमें मान निकालना है। तो उनकी मासिक आय, आय का मतलब यही कमाई, इसका मतलब हमें केवल यक्स का मान चाहिए। अगर यक्स का मान पा जाएंगे तो 9x और 7x दोनों में रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यक्स का मान निकालने के लिए हम y का गुणांक बराबर करेंगे। विलोपन विधि जिसको आप कहते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं, पहले से y का मान निकाल के दूसरे में रखेंगे या दूसरे से निकाल के पहले में रखेंगे। तो हम यहाँ विलोपन विधि लगाते हैं। गुणांक बराबर करने के लिए 3 का गुणा ऊपर वाले में, 4 का गुणा नीचे वाले में। तो वही लिखा जाता है कि समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर तो 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 x, 3 चौक 12 y और 3 दूनी 6000 बन जाएगा। ध्यान दीजिए पूरे में गुणा होगा, 3 3 3 तीनों जगह। अब 4 का गुणा दूसरे वाले समीकरण में करना है तो 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28 x, फिर हम 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12 y और 4 दूनी 8000। अब आगे आ जाएंगे, जिसका गुणांक बराबर है उसी को देखना है। दोनों के चिन्ह समान होंगे तो घटाने पर, और दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ने पर। यहाँ चिन्ह दोनों का माइनस माइनस समान है, इसलिए घटाने पर। यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर। या तो इसको हम 3 बना लेंगे और इसको 4 बना लेंगे। तो आगे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और -4 हो जाएगा। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। ये एक माइनस एक प्लस है, ये तो दोनों बराबर हैं प्लस माइनस, तो ये कट के निपट गए। इसमें आ जाएंगे तो माइनस ज़्यादा है, 1 27 1 28, माइनस ज़्यादा है माइनस लिखेंगे। 28 x में से 27 घटाएंगे तो 1 x आएगा। इधर भी माइनस ज़्यादा है, 8000 में से 6000 घटाएंगे तो शायद आपको 2000 मिल जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यक्स बराबर आपको 2000 रुपये मिल जाएगा। और इसी से हमें मान निकालना है, क्योंकि प्रत्येक की आय पूछा है, उनकी मासिक आय। आय का मतलब पहला और दूसरा व्यक्ति, हमें वाई का मान नहीं निकालना है। तो हम आ जाएंगे, इसलिए पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय माने कमाई। तो 9x आपने माना था तो 9 गुणे 2000 तो बन गया 9 दूनी 18,000 रुपया। एक आंसर ये बना। दूसरे व्यक्ति की आय 7x होगा तो बनेगा 7 गुणे 2000 तो 7 दूनी 14,000 रुपया। यही दोनों आपके आंसर बन जाएंगे। तो ये रहा आपका आंसर कि पहले व्यक्ति की जो आय होगी वो 18,000 और दूसरे व्यक्ति की जो आय होगी वह 14,000 होगी, और यही आपका आंसर बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सभी 4-4 अंक के हैं। कह क्या रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु यहाँ पर दिया गया है 3 2 -2 -3 2 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर हल, अब इसमें आ जाएंगे तो अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, मान लीजिए यही आपका है, एक बिंदु A है, इसका मान 3 2 है, दूसरा बिंदु B है, अभी ये नहीं मालूम है कौन कहाँ जाएगा, -2 और -3 है, तीसरा बिंदु ये है और इसका मान 2 और 3 है। माना गया ऐसा यहाँ का है, कौन कहाँ जाएगा भी क्लियर नहीं है। तो अगर हमारा समकोण त्रिभुज होगा तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी। तो जो हमारा समकोण बनता है उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण जो होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है, वो सबसे लंबी भुजा होगी, बाकी दोनों छोट होते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र निकालेंगे और उससे मान निकाल लेंगे।
तो जो सबसे बड़ी दूरी होगी अगर उसका स्क्वायर, क्योंकि हमारा सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बड़ी वाली दूरी का वर्ग शेष दोनों दूरियों के वर्गों के योग के बराबर है। तो अब तो आप जान जाएंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यही आपको सिद्ध करना है कि बड़ी वाली दूरी का वर्ग शेष दोनों दूरियों के वर्गों के बराबर है, क्योंकि उसने कहा है सिद्ध कीजिए, इसका मतलब दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। अब हम एक बिंदु ए बी सी तीनों इसी तरह से मानेंगे। तो हमारा पहला बिंदु बनेगा 3 2, दूसरे बिंदु को मानेंगे -2 -3, तीसरा बिंदु सी होगा और इसका निर्देशांक 2 और 3 है। ये 3 बिंदु हो गए। अब तीनों से हम क्या करेंगे, ए बी इसके बीच की दूरी, फिर बी सी इसके बीच की दूरी, फिर ए सी माने इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, पहले ले लेते हैं ए बी का मान निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के। तो ए बी बराबर क्या मिलेगा, हमारा सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर कोई आपको ऐसे बताए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 तो आप घबराएंगे नहीं, दोनों में से चाहे जो लिखेंगे दोनों से वही आएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। तो ये बन जाएगा रूट में x1 माने 3 माइनस x2, तो एक माइनस यहाँ से एक माइनस इसका मिलके प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से y1 मीन्स 2 और y2 मीन्स माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। चलिए तो यहाँ पर मिल गया क्या, 3 2 5, 5 का वर्ग 25, इसमें भी 3 2 5 का स्क्वायर 5 5 25, तो ये 25 और 25 मिलके करणी में 50। चलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आगे निकाल लीजिए अगला BC का मान। तो BC बराबर, अब ये क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अब ये x1 y1 बनेगा और ये x2 y2 बन जाएगा। तो x1 माइनस x2 यानी -2 का स्क्वायर प्लस -3 x2 माने माइनस x1 y1 माने -3 और माइनस फिर अगला भी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिला, 2 और 2 4 -4 का स्क्वायर और ये मिला 3 3 6 -6 का स्क्वायर। तो ये बन गया 4 चौक 16 प्लस 36 प्लस, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये 52 मात्रक मिल गया। एक और निकालना है, अभी हमें निकालना है AC। तो आइए इसको हल्का पतला कर दिया जाए। अरे चलो भाई, तो यहाँ आ जाएंगे, अगला हमारा मान AC निकालना है। तो हम निकाल लेंगे AC बराबर, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम और इधर ले लें, आपको दिखाई दे स्पष्ट। तो A का मतलब हमें क्या मिला, अंडर में 3 और माइनस ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा 2 और माइनस y1 माइनस y2 माने 3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिला, रूट में 3 में से 2 घटा दिए 1 का स्क्वायर और अगले में से इसमें घटा दिए तो -1 का स्क्वायर। तो ये बन गया रूट में 1 + 1 यानी रूट में 2। तो हमारे पास एक मान ये मिला, एक मान ये मिला, एक मान ये मिला। सबसे बड़ी दूरी आपकी जो है यही 52 है, इसका मतलब यही हमारा कर्ण बना होगा। तो अगर हम बात करें BC स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा, BC स्क्वायर बराबर तो बनेगा AB स्क्वायर ये वाला और प्लस ये छोटा है ये छोटा है AC स्क्वायर। चलिए तो BC का मान कितना मिला, करणी के अंदर 52 मिला। तो यहाँ पर हम आएंगे, रूट में 52 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो करणी से बाहर AB का मान रूट में 50 मिला स्क्वायर और AC स्क्वायर, AC का मान यहाँ पर रूट में 2 मिला स्क्वायर। तो यहाँ पर ये करणी से बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो जोड़ दिए तो 52 बराबर है। इसका मतलब है ये
किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आगे वही लिखेंगे, चूंकि हमें यही लिखना है कि चूंकि यही BC², चूंकि BC² बराबर है AB² प्लस AC², इसलिए दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि BC² बराबर है AB² प्लस AC², इसलिए दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिया है, 2 का घ कह रहा है। 2 का घ में हमारा क्या कहा उसने कि 2 के घ में कि चित्र में OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D है। यानी ये फिगर दिया हुआ है, A है, B है, C है, D है, बिंदु O है, और उसने एक ये चीज़ दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हमारा ये दिया गया है OA इंटू OB, OA इंटू OB ये बराबर है OC इंटू OD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे ज्ञात है या दिया है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, एक ये त्रिभुज को और दूसरा नंबर ये वाले त्रिभुज को, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करने के लिए हम करेंगे क्या कि एक भुजा बटे एक भुजा, दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा, और बीच का कोण बराबर हो जाए तो साइड एंगल, साइड समरूपता आपकी लग जाएगी। तो एक की एक भुजा ले लेंगे तो हमें मिलेगा OA, तो OA को यहाँ हम रोक के रखेंगे। अब हमारे पास 2 भुजाएं हैं, अगले की एक भुजा चाहिए, या तो OC मिले या तो OB मिले, तो इधर तो OB है नहीं। इसका मतलब है कि हमें OC चाहिए, OC यहाँ दिया गया है, तो OC का इसमें गुणा है तो इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो इसको हम OC को यहाँ उठा के लाएंगे। और इधर कौन बैठा है, पहले से OD बैठा हुआ है, OD का मतलब ये वाला, और इधर से OB भाग के आएगा तो गुणे है तो बटे बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो ये बनेगा OB। तो OA कौन है, OA हमारा ये है, और उसके नीचे कौन है, OC, OC का मतलब ये है। अगला जाएंगे, OD कौन है, तो OD ये है, और उसके नीचे कौन है, OB, तो OB ये है। तो हमें क्या मिला, एक त्रिभुज की 2 भुजा दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा के बराबर है, और दोनों तिर्यक रेखाएं हैं, इसका मतलब ये कोण भी आपस में बराबर होगा। तो आगे हम लिखेंगे कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण हमारा कौन सा बनेगा, COB, तो कोण COB। तो 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, बीच का कोण बराबर हो गया, साइड एंगल, साइड समरूपता। तो आगे हम लिख देंगे, इसको 1 बना लेंगे और अगले को 2 बना लेंगे। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ जाते हैं भैया, हम अपना लोगो नहीं तोपेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें कि समीकरण इसको 1 बना लेंगे और इसको 2 बना लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो क्या मिला, साइड एंगल, साइड समरूपता, समरूपता से हमें मिल गया कि त्रिभुज कौन कौन सा, AOD। यहाँ से आएंगे, अगर यहाँ से लिखते हैं चाहे OAD लिखें या AOD, तो AOD समरूप त्रिभुज AOD था, COB बन जाएगा, COB। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर,
और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमें मिलता है समरूपता का व्युत्क्रम, उसके अनुसार हमें क्या मिलेगा, चूंकि दोनों समरूप हो गए हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए शेष संगत कोण, शेष संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब कौन किसके संगत बनेगा, तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, और शायद यही सिद्ध करना था। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप आ चुके हैं, ए सी के बराबर है। इसलिए हमें मिलेगा क्या कि इसलिए कोण ए बराबर कोण सी के, कोण सी के, कोण डी बराबर कोण बी के, या कोण बी बराबर कोण डी के। तो कोण बी बराबर कोण डी के, और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, तो यही हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो हमें सिद्ध करना था, उसके अनुसार आपको मिला कि त्रिभुज में दोनों समरूप हो गए, और जब समरूप हो गए इसका मतलब उनके जो संगत कोण होंगे, संगत भुजाएं होंगी, वो आपस में संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर भुजा के बारे में नहीं बल्कि कोण के बारे में कहा, तो ये आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या दिया है, तो ये हमारा 2 का अंग है। 2 के अंग में क्या कहा, ये भी 4 नंबर का है। तो उसने कहा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे ये हमारा भवन हो गया, और नीचे से ले लेते हैं। ये हमारा भवन है, भवन का नाम है AB, और इसी के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। लेकिन उसके पहले एक बिंदु है हमारा P। यहाँ पर बिंदु P है, और यहाँ से भवन की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, ये 10 मीटर है, और कहा P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण माने ये 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड, इसी के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसका डंडा है। करा ध्वज के शिखर का P से, ध्वज का शिखर माने ये, और P से माने इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा ये 45 दिया हुआ है। फिर कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है जिसको हम h मान लेंगे, और एक ये दूरी पूछ रहा है जिसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे AB, इसको C मान लेते हैं, P तो उसने दिया हुआ है। तो अब हमें रचना लिखना पड़ेगा। जब भी आपका प्रश्न आएगा बोर्ड में तो आपको रचना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना AB 10 मीटर ऊंचा भवन है, जिसके आधार A से x मीटर दूर स्थित बिंदु P से शिखर B का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसके ऊपर एक ध्वज दंड BC है, और P से C का उन्नयन कोण 45 अंश दिया गया है। इतना तो हम लिख लेंगे, और ये भी न लिखें तो हम लिखेंगे AB बराबर 10 मीटर ऊंचा भवन, BC बराबर h मीटर ऊंचा ध्वज दंड, P से B का, P से C का उन्नयन कोण 30 व 45 अंश है। अब आगे हम लगाएंगे तो क्या करेंगे इस त्रिभुज में, तो पहले हम नीचे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। तो हल में तो सब लिखना है, लिखने के बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाना है, जो हमने कहा वो लिखना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP में। तो हमें मिल जाएगा, चूँकि हमें ये दूरी ज्ञात है, दूरी ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे tan 30। तो यहाँ बन जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब माने AB और आधार मीन्स AP।
AP। टेक्निकल टीम देखो चल रहा है, तो tan 30 का मान 1/3 और ये बराबर AB बटे AP है। तिर्यक गुणा कर देंगे या इसी में मान रखेंगे, तो AB का मान 10 और AP का मान x, तिर्यक गुणा, तो x बराबर 10/3 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। आगे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अब पूरे त्रिभुज में। टेक्निकल टीम देख ले, वीडियो क्लियर चल रहा है। अब आ जाएंगे त्रिभुज ACP में और tan 45 लगा देंगे। तो tan 45 बराबर लंब माने पूरी दूरी AC, तो यहाँ बनेगा AC बटे हमारा AP। AC 2 भाग में बटा है, 10 + h या h + 10, और AP का मतलब x और tan 45 का मान 1। तो यहाँ बना h + 10 बटे x और x का मान हमने यहाँ निकाल लिया है 10/3। हमने मान कहाँ से रखा? समीकरण 1 से, यानी हमने x का मान समीकरण 1 से रख दिए हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे, h + 10 बराबर 10/3। ये 10 जाके घट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है? h बराबर 10/3 - 10, दोनों में से 10 कॉमन, 3 - 1, इसका मान मिला, h का मान मिल गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तो पूछा था ध्वजदंड की लंबाई, तो ये हो गया ध्वजदंड की लंबाई। तो हम आगे लिख देंगे, इसलिए ध्वजदंड की लंबाई बराबर 10/3 - 1। एक आंसर ये बन जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा कि ध्वजदंड की लंबाई बराबर 10/3 - 1 मीटर में दिया है, तो मीटर लिख देंगे। फिर अगला आ जाएंगे दोनों, यानी P से भवन के बीच की दूरी। तो P से भवन के बीच की दूरी शायद ऊपर निकाल चुके हैं। P से भवन के बीच की दूरी, ये आंसर 1 बन जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे, इसलिए P से भवन के बीच की दूरी 10/3 मीटर है। तो ये रहा आपका अंग। आशा करते हैं यह वीडियो आपको कुछ उपयोगी होगी। अगर उपयोगी है, यहाँ तक आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन च की ओर। तो ये भी हमारा 4 नंबर में आएगा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, माध्यक का मतलब है समांतर माध्य, माध्यक का मतलब माध्यिका, माध्यिका दिया है 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल ये दिया है 100 है, तो x और y के मान आपको यहाँ ज्ञात करने हैं। तो ये तो चार्ट दिया है, तो आपको क्या करना है, इसके आगे एक और बनाना है। चूँकि यहाँ हम आते हैं, ये टोटल जोड़ते हैं, तो ये बनता है सिग्मा f या n, बारंबारताओं का योग। इसने 100 दिया है, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पहले आ जाएंगे, यहाँ CF लिखेंगे। चलिए CF हो जाए, तो पहला पद ज्यों का त्यों लिखा जाता है 2। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ेगा तो 7 + x, 12 जोड़ देंगे तो 12 × 7 = 19 + x। अब 17 इसमें जोड़ेंगे 19 में, तो 9 × 7 = 16, हासिल 1, 1 1 2 1 3 + x। फिर इसका इसमें जुड़ेगा तो 30 20 50, 6 56 हो जाएगा, तो 56 + x। अब y अगले में जुड़ेगा तो 56 + x + y। फिर अगले में 9 और जुड़ जाएगा, 9 6 15, यानी 9 6 15 की 5, हासिल 1, 5 1 6 और प्लस x + y। फिर आगे आ जाएंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, 7 5 12 की 2, हासिल 1, 6 1 7 72 + x + y। फिर इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 76 + x और प्लस y, और ये टोटल जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो ये बन जाएगा 76 + x + y हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, उसने दिया है इसका जो माध्यक है 525 है,
इसका मतलब ये जो मान आएगा वो 500-600 के बीच में ही मिलेगा, तो इसलिए उसी को देख करके हम इसको अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा बनता है CF, ये हमारा CF होता है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा CF कहलाएगा, और यही जो बना हुआ है माध्यक वर्ग, यही आपका बन जाएगा F। और एक चीज़ हमें और निकालना है, वह चीज़ क्या है हमारी n/2, और इसका मान आपको दे दिया है 100, तो बराबर हम 100 लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएंगे तो हम बराबर 100 लिखेंगे। चलिए, इसका मतलब हो गया कि x + y का मान अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो हमें एक मान मिलेगा x + y का, और x + y बराबर 76 जाके घट जाएगा। तो हमारे पास एक समीकरण बना है 76 + x + y बराबर 100 है। 100 यानी 76 ले जाके घटाएंगे तो x + y बराबर 100 - 76, तो यहाँ बन गया 4, और यहाँ 9 में से 7 2 आ गया, यानी ये मिला x + y बराबर 24। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना के यहीं छोड़ देते हैं। अब जो हमारा माध्यक वर्ग होगा हमने पा गए, CF पा गए, F पा गए, ये हमारा L1 या L होता है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर जो n/2 निकालते हैं, तो n का मान टोटल, और टोटल का मान 100, तो 100/2 कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है माध्यक बराबर होता है L1 + n/2 - CF × H/F होता है, यही सूत्र है। L1 का मतलब यही माध्यक वर्ग जो आपने पाया है, इसकी निम्न सीमा, और निम्न सीमा कितनी है 500 है। फिर आएंगे तो n/2 का मान आपने पाया है यहाँ से 50 माइनस CF का मान यहाँ से 36 + x, तो ये 36 + x में जब माइनस का गुणा करेंगे तो -36 और -x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा करने पर ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, × H का मतलब इसमें से घटाएंगे तो 100 आएगा, और बटे F, तो F का मान यहाँ से 20 मिल जाएगा, यहाँ हम 20 रख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बना हमारा 500 सॉरी, ये 500 हो गया। 50 में से 36 हमने घटाया, तो आगे हम पहले लिखेंगे प्लस 50 - 36, यानी 10 - 6 4 आया, और 4 में से 3 1 आया, -x मिला, 20 × 5 = 100, और बाहर 5 मिल गया, और इसका मान माध्यक दिया हुआ है 525, तो यहाँ हम 525 लिख देंगे। तो पहले तो ला के इसको हम घटा देते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा 525 - 500 बराबर 5 बाहर, 14 - x, घटा दिए तो 25 आया, 5 का गुणा है, इधर आएगा भाग बनेगा, ये बना 14 - x आएगा, इसको काट दिए तो 5 × 5 = 25 मिला। अब हम आगे आएंगे तो हमारा क्या बनेगा कि ये x इधर आएगा प्लस होगा, और 14 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 × 5 = 14, 9 आ गया, x का मान 9। एक आंसर आपका मिल चुका है। एक आंसर और निकालना है। हमारे पास एक समीकरण था x + y बराबर 24, उसी में हम मान इसको रखेंगे। आइए इसको थोड़ा सा और माज दें और छोटा कर लें। अरे चल भाई, खिसक 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 खिसक। चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक समीकरण और है, समीकरण 1, तो आगे हम लिख देंगे समीकरण 1 से हमारा समीकरण है x + y बराबर 24, x का मान 9 + y बराबर 24 होगा, y बराबर निकालेंगे 24 - 9, और 14 में से 9 5, 1 15, तो y बराबर आपको 15 मिल गया। तो हमें x बराबर 9 मिला, y बराबर 15 मिला, और यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर बनेगा, और यही आपका आंसर हो गया।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का च, जो 4 नंबर में आएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बगल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्या दिया है, हमारा दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा 6 नंबर में आएगा। यानी इसके पहले वाला ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का था, डिस्क्रिप्टिव 2-2 नंबर का था, फिर 4-4 नंबर का था। अब ये हमारा 6 नंबर का है। या तो ऊपर करना है या नीचे, लेकिन ऊपर वाले में स्टार लगा है। इसका मतलब इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। नीचे वाले को हम हल करते हैं। आइए इसको देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत त्रिज्यखंड का संगत दीर्घ बड़का वाले का त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ पर 2 त्रिज्याओं से जो हम मिलाते हैं यही कहलाता है त्रिज्यखंड। और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, और कोण जो दिया है ये 30 अंश दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल का मतलब है कि अंदर वाला जो क्षेत्रफल है इसी का मान आपको ज्ञात करना है। ये अंदर वाला जो पूरा मान है इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम आएंगे हल में क्या मिलेगा, पहले हमारा क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। तो एक त्रिज्या दे दिया है 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे दिया है उसमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 अंश। एक पूछा इसका क्षेत्रफल, तो हमारा सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में इतने से गुणा कर देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन जाता है। इसी तरह से परिधि में हम इतने से गुणा कर देते हैं तो हमें उसके परिधि का मान मिल जाता है, आर्क का मान। तो यहाँ पर इसने दिया 30 अंश बटे 360 मिला, गुणे पाई मिला, आर का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो 0 0 से कटा, 3 1 3 2 6 हो गया। यानी आपके पास मिला क्या, यहाँ मिल गया, यानी 3 1 3 3 2 6 अर्थात पाई गुणे 4 चौक 16 बटे 12। तो 4 चौक 16, 4 3 12, तो 4 पाई बटे 3। एक उत्तर ये बन जाएगा। एक और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, उसको भी हमें निकालना है। तो हम इतने लेंगे क्योंकि यही हमारा प्रश्न था, ऊपर वाला तो हमारा कट चुका है। तो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड का मिल गया और सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। एक आंसर ये मिलेगा। दूसरा एक और पूछा है, लघु वाले का है, ये है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आगे हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वाले का मतलब पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला जो हमने पाया है इसको घटा देंगे। इसको अगर हम A1 मान लें तो A1 वाले को घटाएंगे। तो पाई गुणे आर, आर का मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस A1, A1 का मान हमने निकाला है 4 पाई बटे 3 है। तो ये बन गया 4 चौक 16 पाई माइनस 4 पाई बटे 3, तिर्यक गुणा। तो 16 तिया 48 माइनस 4 पाई इसमें और पाई इसमें भी है, बटे 3 है। 48 में से 4 घटाएंगे तो 44 बटे 3 पाई। ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। तो हमारा दूसरा आंसर क्या मिला, 44 पाई बटे 3, और पहला आंसर हमने पाया था 4 पाई बटे 3, और यही दोनों हमारे आंसर बन जाएंगे। तो ये रहा हमारा, यानी इसका आंसर, दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेंगे।
अगला आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया है हमारा प्रश्न संख्या 4, इसमें भी स्टार और इसमें भी स्टार, इसका मतलब दोनों ही इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएंगे। अब हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 5 और अंतिम। 5 वाले में पहले में स्टार लगा है तो पहला तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरे में स्टार नहीं लगा है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे हल में माना जाएगा कि माना भिन्न, हम भिन्न ले लेंगे x/y। अब कह रहा है अंश में से 1 घटा दिया जाए, तो 1 घटा दिए तो ये भिन्न का मान 1/3 हो जाएगा, उसने दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x - 3 बराबर है y आएगा, तो 3x - y बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बनेगा। इसी तरह से आएंगे, एक और दे दिया, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो आगे हम लिखेंगे पुनः यदि। हमें क्या मिलेगा, हर हमारा y है तो x/y, और हर में 8 जोड़ने पर ये भिन्न का मान उसने कहा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्नानुसार, या इसको लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। तो तिर्यक गुणा 4x तिर्यक गुणा, तो ये बन जाएगा हमारा y + 8, ये y इधर आएगा तो 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 दोनों हल करना है, y दोनों में है, दोनों के गुणांक आपस में बराबर हैं, तो डायरेक्ट अगर हम घटा देते हैं, चिन्ह समान है, तो हमारा ये मान मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ डायरेक्ट अगर हम इनको घटा दिया जाए तो ये जो मान है हमारा y कट जाएगा, तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2, तो आगे हमारा बनेगा समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर हमारा 3। अगला समीकरण है 4x - y बराबर 8, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा -y + y से कैंसिल होगा, इसमें से ये घटेगा तो -x आएगा, इसमें से ये घटेगा तो 8 में से 3 घटाएंगे तो -5 आएगा, ये कैंसिल हो गया, x बराबर 5 मिला। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से या लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3, x का मान 5 मिला है, 3 × 5 -y बराबर 3, तो 5 × 15, ये इधर आएगा तो माइनस, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 आएगा। तो हमारे पास क्या मिला, x और y दोनों मान मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो मान मिलेगा x y दोनों पा चुके हैं, तो इसलिए भिन्न बराबर। अब हमारा बन जाएगा इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर होगा x/y, और x का मान आपको मिला हुआ है यहाँ से 5 और y का मान आपको 12, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, भिन्न हमारा 5/12 बन जाएगा। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये सवाल लगाया ये सही है कि नहीं सही है, इसको आइए यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो सवाल लगाया है वो सही है कि गलत है। तो पहला उसने क्या कहा था, हमारा भिन्न मिल चुका है, ये देखिए आपको आंसर चेक करने के लिए बता रहे हैं। भिन्न मिल चुका है 5/12। अब उसने कहा है कि एक घटा दिया जाए अंश में से, एक घटा देंगे तो 6 और नीचे 12, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, भिन्न 1/2 हो गया। और उसने कहा था
कि अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न, 1 घटाएंगे तो 6 नहीं 4 होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा। 4 1 का 4, 4 3 12, तो हमारा आंसर 1/3 आया। और उसने भी कहा था कि भिन्न का मान 1/3 हो जाएगा। फिर कहा हर में 8 जोड़ दें, तो नीचे हर में 8 जोड़ेंगे, 5 वैसे ही रहेगा, 8 जोड़ेंगे 12 8 20 हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 चौक 20, भिन्न 1/4 हो जाएगा। उसने भी कहा था भिन्न 1/4 होगा, 1/4 भी मिल गया। इसका मतलब हमने जो लगाया है, हमारा जो आंसर आया है वह सही है। इस तरह से इस प्रश्न को आप अपनी परीक्षा में चेक कर सकते हैं कि जो हमने लगाया सही है कि नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यानी अनसॉल्व के बाकी और जो सेट हैं उनका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जा कर के आप और अनसॉल्व को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप और अगले अनसॉल्व को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।